हेलो स्टूडेंट, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने हमारे चैप्टर विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नष्ट समीकरण और उससे रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। हम इस चैप्टर के एक पार्ट को यानी विद्युत रासायनिक सेल को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को विद्युत अपघटनी सेल को शुरू करने वाले हैं। विद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करता था, वो इस सेल का फर्स्ट पार्ट था। आज हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, विद्युत अपघटनी सेल। ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करता है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करता है। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? वह सेल क्या होता है? विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर दे, उसी सेल को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक और परिभाषा जो हमें ध्यान रखनी है वो है विद्युत अपघटन की परिभाषा। विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया जिसमें किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। यानी किसी रासायनिक यौगिक के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे और उस विद्युत धारा की सहायता से वो रासायनिक यौगिक वियोजित हो जाएगा, यानी अपने आयंस के अंदर टूट जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। इसी के साथ हमें एक और टर्म, एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ध्यान रखनी है, विद्युत अपघट्य। इसी से रिलेटेड हमें एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ध्यान रखनी है, विद्युत अपघट्य। क्या होता है विद्युत अपघट्य? विद्युत अपघट्य ऐसा पदार्थ जो अपनी गलित अवस्था में या अपने जलीय विलयन के अंदर अपने आयनों के अंदर टूट जाता है, अपने आयनों के अंदर विभक्त हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य को इंग्लिश के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरे होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य जो 100% वियोजित होते हैं, जो अपने आयनों में 100% डिसोसिएट यानी 100% तक टूट जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और जो अपने आयनों के अंदर 100% वियोजित नहीं होते, 100% वियोजित नहीं होते। विद्युत अपघट्य ऐसा पदार्थ जो अपनी गलित अवस्था में या अपने जलीय विलयन के अंदर अपने आयंस के अंदर टूट सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइटिक हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल विद्युत अपघट्य जो अपने आयनों में 100% वियोजित हो सकता है यानी टूट सकता है, और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य जो अपने आयनों के अंदर 100% वियोजित नहीं होता है। बात आती है समझ के अंदर। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है हमें विद्युत अपघटन के उत्पाद। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत अपघटन के उत्पाद। हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को भर रखा, या इस बीकर के अंदर हमने गलित NaCl लिया है। और इस गलित NaCl के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं प्लेटिनम के, और इन्हें एक बैटरी से कनेक्ट किया।
क्या किया है हमने एक बीकर लिया है, उस बीकर के अंदर हमने गलित NaCl लिया है और गलित NaCl के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं। इलेक्ट्रोड हमने प्लेटिनम के लगाए हैं और इस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम एनोड कहते हैं और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम कैथोड कहते हैं। हाँ, ठीक देखा आपने, यहाँ पर एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। यही एक मेन फर्क होता है एक विद्युत रासायनिक सेल और एक विद्युत अपघटनी सेल के अंदर। विद्युत रासायनिक सेल के अंदर एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल के अंदर एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जब हम बैटरी को चालू कर देंगे तो गलित NaCl के अंदर Na+ के आयंस भी हैं और Cl- के आयंस भी हैं। तो जैसे ही हम बैटरी को चालू करेंगे तो Na+ के आयन कैथोड की तरफ जाएंगे और Cl- के आयन एनोड की तरफ जाएंगे। ठीक, चाहे कुछ भी हो जाए, एनोड चाहे धनात्मक सिरा हो या ऋणात्मक सिरा हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। चाहे विद्युत रासायनिक सेल हो, चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो, चाहे आपने एनोड को पॉजिटिव सिरा बोला है, चाहे आपने एनोड को नेगेटिव सिरा बोला है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो अगर हम यहां देखें कि एनोड और कैथोड पर कौन कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो एनोड पर क्योंकि Cl- पहुंचा है तो एनोड पर Cl- पहुंचकर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और Cl2 गैस बनाएगा। इक्वेशन को हम कर लेते हैं बैलेंस। ठीक, तो एनोड पर क्लोरीन माइनस का ऑक्सीकरण हो रहा है और क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्लोरीन गैस बना रहा है। और कैथोड पर सोडियम प्लस के आयंस पहुंचे हैं और ये सोडियम प्लस के आयन Cl- आयन द्वारा त्यागे गए इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और सोडियम धातु के अंदर चेंज हो जाएंगे। और अगर हमें कंप्लीट सेल अभिक्रिया लिखनी है तो हम कैथोड पर त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को एनोड पर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों से बराबर करेंगे। तो अगर हम यहां पर कंप्लीट सेल अभिक्रिया लिखें तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कराएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर आएगा 2Na प्लस 2Cl- से रिएक्ट करके बना रहा है Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। यहां पर सेल अभिक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल अभिक्रिया से भी ज्यादा एक बात इंपॉर्टेंट है और ये कि हमें विद्युत अपघटन पे उत्पाद क्या प्राप्त हो रहे हैं, यानी हमें कैथोड के ऊपर कौन सा उत्पाद मिल रहा है और एनोड के ऊपर कौन सा उत्पाद मिल रहा है। तो यहां इस सेल के अंदर यानी विद्युत अपघटनी सेल के अंदर सेल अभिक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सेल अभिक्रिया से भी ज्यादा एक बात इंपॉर्टेंट होती है और वो ये होती है कि हमें कैथोड पर क्या मिला और हमें एनोड पर क्या मिला। तो अगर हम इस सेल को देखें तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस मिली है और कैथोड पर सोडियम धातु मिला है। ठीक, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है। सेल अभिक्रिया को अगर एक बार हम भूल भी जाएं तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें ध्यान रखना है विद्युत अपघटन के उत्पाद कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर हमें उत्पाद रिजल्ट में क्या मिल रहे हैं, यानी कि कैथोड पर हमें क्या मिल रहा है और एनोड पर हमें क्या मिल रहा है। तो जब हम गलित NaCl का विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें कैथोड के ऊपर Cl2 गैस प्राप्त होती है और एनोड के ऊपर सोडियम धातु प्राप्त होता है। यह गलित NaCl का केस था। अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे कि क्या हो हम गलित NaCl की जगह एक्वस NaCl ले लें। तो अगर हम गलित NaCl की जगह एक्वस NaCl ले लें तो एक्वस NaCl के अंदर जल भी होगा। तो NaCl के अंदर
Na प्लस के आयन होंगे और Cl माइनस के आयन होंगे। उसी तरीके से H2O के अंदर H प्लस के आयन हैं और OH माइनस के आयन है। अब यहाँ पर कंपटीशन शुरू हो चुका है, कंपटीशन हो रहा है। ये कंपटीशन हो रहा है, पहले जब हमने गलित NaCl लिया था तो विलयन के अंदर एक ही धन आयन था और एक ही ऋण आयन था, लेकिन जब हमने एक्वस NaCl ले लिया है तो अब विलयन के अंदर दो धन आयन हो चुके हैं और दो ऋण आयन हो चुके हैं। यानी यहाँ पर H प्लस का आयन भी उपस्थित है और OH माइनस का आयन भी उपस्थित है। अब कैथोड पर पहुंचने के लिए Na प्लस और H प्लस के अंदर कंपटीशन यानी रेस लगी हुई है और एनोड पर पहुंचने के लिए Cl माइनस और OH माइनस के ऊपर रेस लगी हुई है। तो अगर हम एक्वस NaCl की सांद्रता 1 मोलर या सांद्र NaCl का विलयन लेते हैं, यहां पर दो तीन अलग अलग कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन तो हमने गलित NaCl की देखी थी कि गलित अवस्था के अंदर NaCl अगर लेंगे तो हमें कैथोड पर क्या प्राप्त होगा और एनोड पर क्या प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन हम देख रहे हैं कि हमने एक बीकर के अंदर एक्वस NaCl का विलयन लिया है और यहां पर इसकी सांद्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सांद्रता को परिवर्तित करेंगे तो विद्युत अपघटन के उत्पाद भी परिवर्तित हो जाएंगे। यहां पर हमने इस बीकर के अंदर एक्वस NaCl का विलयन लिया है और इस एक्वस NaCl के विलयन के अंदर हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डुबो हैं। एनोड हमारा धनात्मक सिरा है, कैथोड हमारा ऋणात्मक सिरा है। यहां पर विद्युत अपघटन के उत्पाद एक्वस NaCl की यानी जो भी आपने विद्युत अपघट्य लिया है उसकी सांद्रता के ऊपर भी निर्भर करते हैं। सांद्रता में परिवर्तन करने पर विद्युत अपघटन के उत्पाद में भी परिवर्तन होता है। तो जब हमने गलित अवस्था में NaCl लिया था तो हमें कैथोड के ऊपर Na और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस मिली थी। यहां पर हमने एक्वस NaCl लिया है और एक्वस NaCl की जो सांद्रता रखी है, या तो हमने 1 मोलर का NaCl का विलयन लिया है या फिर हमने सांद्र NaCl का एक्वस विलयन लिया है। तो सांद्र NaCl के विलयन या 1 मोलर NaCl के विलयन के अंदर हमारे पास दो तो धनायन है और दो ही हमारे पास क्या है, ऋणायन है। अब कैथोड के ऊपर Na प्लस और H प्लस की रेस लगी है और दूसरी तरीके से एनोड के ऊपर Cl माइनस और OH माइनस के पहुंचने की रेस लगी है। तो जब हमने एक्वस NaCl का 1 मोलर का या सांद्र NaCl का विलयन लिया है तो हमें एनोड के ऊपर तो अभी भी Cl माइनस के आयन ही मिलेंगे, लेकिन अब की बार कैथोड के ऊपर हमें H प्लस के आयन मिलेंगे। तो यहां रिएक्शन क्या होगी, एनोड के ऊपर Cl माइनस के आयन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Cl2 गैस बनाएंगे और कैथोड के ऊपर H प्लस के आयन इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके H2 गैस बनाएंगे। तो यदि हम गलित अवस्था में NaCl का विद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पर प्राप्त होता है Na सोडियम धातु और एनोड पर प्राप्त होती है क्लोरीन गैस। लेकिन वहीं अगर हम एक्वस NaCl का विद्युत अपघटन कराते हैं जिसमें NaCl की सांद्रता या तो 1 मोलर या सांद्र NaCl का विलयन लिया जाए तो उस कंडीशन पे एनोड पे तो अभी भी हमें क्लोरीन गैस ही प्राप्त हो रही है, लेकिन कैथोड के ऊपर हमें क्या प्राप्त होता है, कैथोड के ऊपर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इस अवस्था के अंदर अगर हम विद्युत अपघटन के उत्पाद देखें तो एनोड पर हमें Cl2 गैस प्राप्त हो रही है, जबकि कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। तो एक्वस NaCl के 1 मोलर विलयन या सांद्र NaCl के एक्वस विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर विद्युत अपघटन के उत्पाद होंगे एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। अगर हम यहां एक्वस NaCl की सांद्रता में परिवर्तन कर दें, यानी हम एक्वस NaCl का तनु विलयन लें, तो यहां पर विद्युत अपघटन के उत्पाद भी परिवर्तित हो जाते हैं। अगर हम यहां पर
अगर हम यहाँ पर एक्वस NaCl का तनु विलयन लें, तनु विलयन यहाँ यानी हमने NaCl की मात्रा को जल के अंदर बहुत कम मिलाया है, तो अगर हम NaCl का तनु विलयन लेते हैं तो सब कुछ सेटअप वो का वही है। हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने NaCl का विलयन लिया है, 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाए हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, धनात्मक सिरा हमारा एनोड है, ऋणात्मक सिरा हमारा कैथोड है। अभी भी विलयन के अंदर 2 धन आयन है और 2 ऋण आयन है। दोनों धन आयन कैथोड पर पहुंचने के लिए रेस लगा रहे हैं, यानी कंपटीशन है कैथोड पर पहुंचने का, और दोनों ऋण आयनों का कंपटीशन कहां पर पहुंचने का है, एनोड पर पहुंचने का है। तो अगर हम एक्वस NaCl का तनु विलयन लेते हैं तो एनोड के ऊपर तो रिएक्शन कैथोड के ऊपर और एनोड के ऊपर, दोनों के ऊपर ही रिएक्शन चेंज होगी। पहले कैथोड के ऊपर Cl- पहुंच रहा था, क्योंकि Cl- की क्वांटिटी ज्यादा थी, वहां हमने सांद्र NaCl का विलयन लिया था। तनु NaCl के विलयन के अंदर NaCl की मात्रा कम है और H2O की मात्रा ज्यादा है। तो सिंस यहां पर H2O की मात्रा ज्यादा है तो तनु एक्वस NaCl के विलयन के अंदर एनोड के ऊपर Cl- की जगह OH- पहुंचता है। तो अगर एनोड के ऊपर Cl- की जगह OH- पहुंचेगा तो OH- का ही क्या होने वाला है, ऑक्सीकरण होने वाला है। तो OH- का ऑक्सीकरण होगा तो OH- OH के अंदर चेंज होगा और एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। ये OH- दूसरे OH- के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा H2O और साथ में एक ऑक्सीजन बदलेगा। ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। सिंस हमें यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगे हैं तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, और अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन होने चाहिए तो यहाँ पर भी 2 और 2 आना चाहिए। रिएक्शन को हम देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। 2 और 2 4 और यहाँ पर भी आएगा 2। सिंस यहाँ पर हमारे पास 4 OH है तो हमारे पास यहाँ पर भी 4 OH होने चाहिए, और अगर यहाँ पर 4 OH हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी 4 OH- होने चाहिए और यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होने चाहिए। ये जो हमने एनोड के ऊपर रिएक्शन लिखी है ये हमने 3 पार्ट में लिखी है आपको समझाने के लिए। अगर हम इन तीनों पार्ट को जोड़ दें तो ओवरऑल जो एनोड पे रिएक्शन होगी उसे हमें एक ही लाइन में याद रखना है या एग्जाम के अंदर एक ही लाइन के अंदर लिखना है। इस ऑक्सीजन से, इन दोनों ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों OH से ये दोनों OH कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल बनेगा रिजल्ट वो बनेगा कि 4 OH- के आयन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, 2 जल के अणु बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन को 3 पार्ट में इसलिए लिखा है ताकि आपको ठीक से समझ में आए क्या हो रहा है एनोड के ऊपर, क्योंकि हमने यहां पर एक्वस NaCl का तनु विलयन लिया था। तनु विलयन यानी NaCl की क्वांटिटी कम है, NaCl की मात्रा कम है। तो क्योंकि NaCl की मात्रा कम है तो Cl- की जगह OH- एनोड के ऊपर पहुंचेगा और Cl- की जगह OH- का ऑक्सीकरण होगा। तो OH- के ऑक्सीकरण के अंदर क्या होगा, OH- पहले OH के अंदर परिवर्तित होगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ये OH- दूसरे OH- के साथ रिएक्ट करके H2O का अणु बनाएगा और ऑक्सीजन परमाणु को रिलीज करेगा। ये ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस बनाएगा। ये 3 पार्ट में रिएक्शन लिखी है ताकि आपको ठीक से समझ में आए, और अगर आपको एक बार ये तीनों रिएक्शन ठीक से समझ में आ चुकी है तो एनोड पर होने वाली ओवरऑल रिएक्शन को हम एक ही लाइन के अंदर लिखेंगे कि 4 OH- के आयन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 H2O और O2 बनाते हैं। ठीक। दूसरी बात कैथोड के ऊपर पहुंचने के लिए Na+ और H+ के अंदर रेस लग रही है। इससे पहले वाले सेल के अंदर जब NaCl की मात्रा ज्यादा थी तब भी कैथोड के ऊपर H+ ही पहुंचा था, और अब जब NaCl की मात्रा कम है, जल की मात्रा ज्यादा है, अब भी कैथोड के ऊपर H+ के आयन ही पहुंचेंगे। ये H+ के आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H2 गैस बनाएंगे। तो अगर हम इस अवस्था के अंदर कैथोड और एनोड के ऊपर उत्पाद को देखें, यानी कैथोड
और एनोड के ऊपर विद्युत अपघटन के उत्पाद को देखें तो कैथोड के ऊपर हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है, जबकि एनोड के ऊपर हमें ऑक्सीजन गैस मिल रही। जब हमने एक्वस NaCl का तनु विलयन लिया है तो हमें जो विद्युत अपघटन के उत्पाद प्राप्त हुए हैं वो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड के ऊपर O2 गैस प्राप्त हुई। जब हमने गलित अवस्था के अंदर NaCl लिया था तो हमें कैथोड के ऊपर सोडियम धातु और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी। जब हमने एक्वस NaCl का सांद्र विलयन या 1 मोलर का विलयन लिया था तो हमें एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई थी। और जब हमने एक्वस NaCl का तनु विलयन लिया है तो हमें कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है और एनोड के ऊपर O2 गैस प्राप्त हो रही है। यही है हमारे विद्युत अपघटन के उत्पाद। आज की क्लास के अंदर इतना ही है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और दूसरे सेल और दूसरे पदार्थों के लिए विद्युत अपघटन के उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।